हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ध्यान से देखना वीडियो को, एंड तक पूरा समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन आर। ठीक है, तुमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देके रखा है, सल्फर का देके रखा है 1000 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। उसके बाद देके रखा है क्लोरीन का, जो कि है 1256 किलोजूल पर मोल। ओके, एंड लास्ट दिया है आर्गोन का, जो कि है 1520 किलोजूल पर मोल। और क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द ऑब्जर्व ट्रेंड। ये जो ट्रेंड है तुमको एक्सप्लेन करना है, जो तुमको दिख रहा है। और ये क्या देखे रखा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पीज देखे रखा है। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो तो सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन एक पीरियड में आते हैं। ये रहा सल्फर, ये रहा क्लोरीन, ये रहा आर्गोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, ये होता है 17, ये होता है 18। ओके, मतलब ये अलोंग द पीरियड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड में तो 16, 17, 18 मतलब सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन जैसे जैसे तुम लोग जाते हो अलोंग द पीरियड, तो इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुमको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अलोंग द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है अलोंग द पीरियड वो इंक्रीज होता है। इसके लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है। ये था इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आंसर। ओके, मैं तुमको लाइन टू लाइन लिख के नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइन टू लाइन तो तुमको डाइजेस्ट से भी मिल जाएगा, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से तुमको लाइन टू लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ में? ओके, सेकंड पॉइंट देखे, सेकंड क्वेश्चन देके रखा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2E। ओके, H2O से H2TE तक जो इनका एसिडिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है इसमें? सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो है H2TE। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? H2TE। तो तुमको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। अब तुम लोग देखोगे तो यही चीज़ मैं शायद पहले पहले या दूसरे वीडियो में एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये रहा तुम्हारा HOH, उसके बाद H2O, O के बाद कौन आएगा? सल्फर आएगा। ओके, सल्फर कौन आएगा? सेलेनियम आएगा। OS, ऑल स्टूडेंट्स, हाँ सेलेनियम आएगा। ओके, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा तुम्हारा टेल्यूरियम। ओके, ओके, तो ये चीज़ आगे समझ में। अब तुमको ये चीज़ को बस एक्सप्लेन करने की है ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब तुमको अच्छे से पता है, जब तुम लोग टॉप टू बॉटम जाते हो तो तुम्हारा जो सेंट्रल एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इसका साइज क्या होता है? इसका जो साइज है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। और तुमको पता है बॉन्ड लेंथ जितना लंबा होगा उतना उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगा। और जितना ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगा उतने जल्दी जल्दी क्या रिलीज होगा? H+ रिलीज होगा। और अपने को एसिडिक कैरेक्टर पूछा तो एसिडिक कैरेक्टर अपन उसका ही ज़्यादा मानते हैं जो H+ जल्दी से रिलीज कर दे। तो इन सब में सबसे जल्दी से रिलीज कौन करेगा? सबसे जल्दी से जो रिलीज करेगा वो है TE वाला, क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत लंबा है, तो बहुत आसानी से H+ को रिलीज करता है एज कम्पेयर टू H2O और H2S और H2SC। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है वो है H2E, उसके बाद में आता है H2S, उसके बाद में आता है H2SC और सबसे लास्ट में आता है H2TE। ठीक है, क्लियर हो ये चीज़ समझ में आया? एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। ओके, और मैं इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अभी ये H+ रिलीज किया, H+ रिलीज किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा HTE-। सिमिलरली इसने भी H+ रिलीज किया तो ये क्या बन जाएगा? HSE-। ये क्या बन जाएगा? HS-। और ये क्या बन जाएगा? HO-। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये। और ये मैंने एक्सप्लेन किया था दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज से भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों ज़्यादा स्टेबल बनता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होता चाहिए। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके एक बार देख लो, वहाँ पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ इज डाईऑक्सीजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम KClO3। ओके, KClO3 से कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, तुमको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या है? क्लोरेट से। ठीक है, KClO3। अब KClO3 को जब तुम लोग हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीस ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीस ऑक्साइड, MnO2 के प्रेजेंस में जब तुम लोग उसको हीट करते हो तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है KCl। प्रोडक्ट बनता है KCl
प्लस 3 टाइम्स O2 और इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे तुमको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बैलेंस का सिंपल सा मेथड क्या है कि पहले मुझे पता नहीं था यहाँ पे 2 आएगा कि यहाँ पे 3 आएगा। देखो मैं एक बार फिर से लिख के बता रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है KClO3 रिएक्टेंट है। KClO3 को जब तुम लोग हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में एक बनता है KCl और एक बनता है O2। अब ऑक्सीजन तो हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे O3 टाइम्स है, यहाँ पे O2 टाइम्स है। तो अगर तुम लोग थोड़ा भी बेसिक तुमको नॉलेज पता है बैलेंसिंग का, तो अगर तुम लोग यहाँ पे इसको 2 लगा दोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 लगा दोगे तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ये भी कितने टाइम बाहर निकलेगा, ये भी 2 टर्म्स बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया, ये भी 2 टर्म्स बाहर निकलेगा। तो समझ में आया इसको मैंने बैलेंस कैसे किया, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट हैपन्स व्हेन लीड सल्फेट रिएक्ट्स विथ ओजोन, और दूसरा क्वेश्चन दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ओजोन। ठीक है, अपन दोनों का देख लेते हैं। पहले क्या दिया है, लीड सल्फाइड का दिया है, ओके, PBS का दिया है। जब PBS ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये रहा तुम्हारा ओजोन O3। जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो जो लीड सल्फाइड है PBS, जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो लीड सल्फेट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, लीड सल्फेट, जो कि है PbSO4, जो कि है PbSO4। ठीक है, PbSO4 प्लस ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को, प्लस ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को। तो कितने टाइम ओजोन लेना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे ओजोन लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितनी बार रिलीज हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनाता है PbSO4, ये चीज़ याद रखना। अब ये जो रिएक्शन है P ब्लॉक के थोड़े बहुत रट्टा मारो तुमको भी पता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से तुमको याद होगा कि लीड सल्फर जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो PbSO4 बनाता है प्लस 4O2 गैस बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये था तुम्हारा A, इसी के अंदर जो B दिया है वो दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। अब ये तो शायद MCQ भी था तुम्हारा एक, कि ओजोन को डिप्लीट कौन करता है, ओजोन को डिप्लीट कौन करता है, तो ओजोन को डिप्लीट कौन करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है NO। इसका मैंने तभी भी रिएक्शन बताया था, यही वाला रिएक्शन कि NO जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, NO2 प्लस O2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिव 2 केमिकल रिएक्शंस टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। ठीक है, तुमको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बतानी है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बतानी है, H2SO4 की। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इसका खुद का क्या होगा, इसका खुद का होने वाला है रिडक्शन। खुद का रिडक्शन होने वाला है मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का, उसमें क्या चेंज आने वाला है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं तुमको स्टेप वाइज समझे, तो पहले तो सल्फर का तुम लोग क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता है x, लेकिन इसका पता है +1 होता है, इसका पता है -2 होता है, तो x बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो 2 × 1 + x प्लस 4 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x, ये है +2, ये है -8, तो ये बन जाएगा -6, उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। अब +6 जब रिडक्शन में जा रहा है तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो जो +6 है, सिमिलरली सीधी सी बात है कि जो +6 है वो कम हो जाएगा, तो ये हो सकता है +4 में चला जाए या इससे भी आगे चला जाए, बट कौन से साइड जाएगा, कम होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम होगा, रिड्यूस होगा। +6 है, नॉर्मली +4 में जाता है। ठीक है, तो अब तुमको ऐसे रिएक्शंस बताने जहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो +6 से +4 में जाता हुआ तुम लोग को दिखे। ठीक है, तो अब नॉर्मली इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, इसका रिएक्शन अपन मेटल्स के साथ भी करवा सकते हैं। ओके, तो चलो अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका रिएक्शन कार्बन के साथ देखते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, कार्बन के साथ। जब कार्बन और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुमको पता है ये कार्बन जो है वो जल जाता है। ये मैंने तुमको और भी एक बार एक्सप्लेन किया, कहाँ एक शुगर वाला एग्जाम्पल था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को शुगर के साथ तुम लोग ट्रीट करोगे तो क्या होगा, तभी भी मैंने बोला था कि जो कार्बन है वो पूरा का पूरा जल जाएगा। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो H2SO4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में। प्लस उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है वो हाइड्रोजन क्या बन के बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन के बाहर निकलता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो बैलेंस करना बताता हूँ, उसके पहले मतलब समझो। अब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब ये इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0 था। यहाँ पे कार्बन का क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इसका -2 -4, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, +4। तो 0 से +4 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो किया, और इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हुआ चेक कर लो, इसका है +6 और यहाँ पे
सल्फर का इसका आ जाएगा -4, तो उधर चला जाएगा +4, तो सल्फर का हो गया +4। देखो मैंने बोला था +6 से नॉर्मली +4 में टर्न होता है, ठीक है। तो देखो +6 से +4 गया और ये 0 से +4 गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड चीज़, अब इसको जब बैलेंस करने की बारी आती है तो ये भी एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको बैलेंस करने का एकदम सिंपल सा क्या है, देखो यहाँ पे H2SO4 दिख रहा है, यहाँ पे CO2 दिख रहा है और SO2 दिख रहा है और H2O दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 बार कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ 2 टाइम्स कर देता हूँ, मैं 2 टाइम H2SO4 कर लेता हूँ, तो सीधी सी बात है SO4 का जो SO2 यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो भी कितनी बार रिलीज होगा, 2 टाइम्स SO2 रिलीज होगा। हाइड्रोजन कितना बन गया, हाइड्रोजन 4 बन गया, तो यहाँ पे भी मुझे 2 करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा, 2 2 4। अब चेक कर लो सारी चीज़ें बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहाँ पे 4, 6 + 2 8, तो यहाँ पे 2 4 से 8, सारी चीज़ें बैलेंस है। आगे समझ में, तो बैलेंस करना ये रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल चाहे तुम लोग कॉपर के साथ ले सकते हो। कॉपर को जब तुम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, ये जो कॉपर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस सिमिलरली जैसे यहाँ पे SO2 रिलीज हुआ था, यहाँ पे भी क्या रिलीज होगा, SO2 रिलीज होगा, प्लस जो इसके हाइड्रोजन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन के साथ वाटर बन के निकल जाएंगे। अब चाहिए तो तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, कॉपर का नॉर्मल स्टेट में होगा 0 और यहाँ पे इसका क्या होगा, ये -2 है तो कॉपर होगा +2। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन, ये है +6, यहाँ पे चला गया तो +4। बैलेंस करना है कर लो, वापस से वही बात, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 2 4 से ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ओके, तो रिएक्शन इज बैलेंस, ओके। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, गलती से लगा दिया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, 4 + 2 6, 6 + 2 8, सल्फर भी चेक कर लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2, यहाँ पे सल्फर 2, ओके, कॉपर 1, रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तुमको अपने पे चीज़ें समझ में आने लगेगी, ओके। तो एकदम सिंपल सा, कुछ था नहीं इसमें, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तुमको डिस्कस करना है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। चलो डिस्कस करते हैं SO2। अब जो SO2 है, मैं पहले प्रिफर करूंगा कि तुम लोग क्या करो, SO2 का पहले तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। मैं ऐसा प्रीफर करूँगा कि SO2 का क्या कर लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब SO2 का एक जनरल स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में आता रहेगा, एक जनरल स्ट्रक्चर कोई भी बच्चा बना सकता है कि SO2 है तो एक S इधर होगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा। अब सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा 2, 8, 6। तो तुमको सिर्फ 6 से रिलेट करना है, मतलब 6 मतलब एक्चुअली क्या है, ये 3s2 एंड 3p4 है, एक्चुअली 3s2 एंड 3p4 है, ठीक है। तो ये रहा S के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा P का 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहा 1 2 3 एंड 4। इतना तो तुमको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमको यहीं पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 तो यूज हो गए, मतलब 2 बचे, 2 बचे मतलब एक लोन पेयर के फॉर्म में आना चाहिए। ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में आना चाहिए SO2 का। अब यहाँ से तुमको समझ में आ रहा है कि सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो 3D ऑर्बिटल है उसको यूज करना पड़ेगा। 3D ऑर्बिटल को जब तुम लोग यूज करोगे 1 2 3 4 5, जब तुम लोग यूज करोगे तो क्या होगा, इसका एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जंप करेगा, ये जंप करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे तो एक ऑलरेडी है, यहाँ पे एक ऑलरेडी है और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीजन का जो पहला ऑक्सीजन रहेगा वो इसके साथ बना लेगा एक सिग्मा बॉन्ड, जो दूसरा ऑक्सीजन रहेगा O2 वो इसके साथ बना लेगा एक सिग्मा बॉन्ड। अब वापस से ऑक्सीजन के हर एक ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है और इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है। और तुमको पता है हाइब्रिडाइजेशन में अपन सिर्फ कौन से काउंट करते हैं, कौन से ऑर्बिटल काउंट करते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल को काउंट करते हैं। तो ये sp2 इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और जो 2 अनपेड बच गए ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे पाई बॉन्ड्स, किसके साथ, ये जो एक ऑक्सीजन था O1 था वो उसके साथ पाई बना लेगा, और ये जो दूसरे ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था ये उसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे
और ये कौन से पाई बॉन्ड बनाएंगे, तुमको कौन से ऑर्बिटल से आते हुए दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का पी है, ऑक्सीजन का कौन सा रहता है, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल रहेगा और इसका तुमको यहाँ पे दिख रहा है डी ऑर्बिटल। तो एक पी के साथ बना रहे पी पाई और एक डी के साथ बना रहे, तो एक बनाएगा पी पाई डी पाई और एक बनाएगा पी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो था इसका स्ट्रक्चर एंड था इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब बहुत लोग इसका लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाते हैं, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे इसके दो लोन पेयर और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, ये है इसका लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, ऐसा बनेगा कुछ एस इस पे प्लस, अब ये वाला है तो ये अंदर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे अभी आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, इसके पास दो लोन पेयर। तो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स SO2 के पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने तुमको इधर हाइब्रिडाइजेशन भी इसका एक्सप्लेन कर दिया, एकदम शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, एकदम बेसिक से। ठीक है, अगर तुमको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो तो कमेंट करो, मैं एक डिटेल वीडियो सोच ही रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन पे बनाने की, तो उसमें मैं ये वाला एग्जाम्पल भी कवर कर लूँगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।